हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो आपको दिख चुका होगा, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति को लेकर रहने वाली है। इसके ऊपर हम पहले से 2 से 3 सेशन ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो जाकर आप विजिट कीजिए चैनल की प्लेलिस्ट पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी प्लेलिस्ट दे दी है हिंदी की। और ये शायद हमारा आज का 10वां पार्ट होने वाला है अपनी हिंदी की क्लास का। तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग लगातार कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी टेंशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। और हिंदी की तैयारी आपको यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से कराई जा रही है, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। और लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए मेंस लेवल का कंटेंट लगातार ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप हमारा पिछला कंटेंट देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से, कितनी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं और एकदम से आपको मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो भी आपसे वादा किया हुआ है कि आपके एग्जाम तक बिल्कुल फ्री सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने किस तरह से रहेगा, कैसे इन्हें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस सेशन को। पहले हम वाईफाई बंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। आपके सामने कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों में संबंध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए और प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए। यानी कि आपसे वही सिंपल सा कहा गया है कि आपके सामने ये जो गद्यांश है इसमें से कुछ शब्दों को निकाल दिया गया है। वो शब्द आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे उनमें रख दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन को चुनना है जिससे कि ये जो गद्यांश है वो एक अर्थपूर्ण गद्यांश बन जाए। और कैसे इसे सॉल्व करना है वो सारी बातें हम पहले से कर चुके हैं, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। और जिन लोगों ने भी पहली क्लास ले रहे हो तो वो जाके पिछला सेशंस देख लो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए, अपने सबसे पहले जिस तरह से हम लोग अपना पैसेज पढ़ते थे उस तरह से हमें अपना पैसेज पढ़ना है। पहले आप लोग यहाँ से परंपरा शब्द से पढ़ना शुरू कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहले पढ़ना है। फिर जो अगला पैराग्राफ है वो अगली स्लाइड में है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया होगा। चलिए हम अगली स्लाइड को देख लेते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। आप इस स्लाइड को भी पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस स्लाइड को भी पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, अब आप एक बार और पढ़ लीजिए जिससे कि आपका जो स्किल है वो थोड़ा और डेवलप हो सके पढ़ने के लिए और चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए सभी लोग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि परंपरा से ही नहीं, हमें सामायिक जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है। उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्ययन अध्यापन का विषय बनाना है। जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा डैश ही होगी। आज हम वर्ग विशेष में बंद कर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण यह डैश हम में जागती रहे कि हम सबके अनिवार्य अंग हैं और समष्टि के प्रति डैश का भाव हमारा नया जीवन धर्म है। शिक्षित एवं विधिवत वर्ग के जो कुछ जन डैश से प्राप्त करता है उसे उसको 100 हाथों से लौटाना है, उसे उसके 100 हाथों से लौटना है। सामाजिक और आर्थिक डैश ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। डैश के विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय जीवन से हटकर नहीं चल सकते। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर डैश रखनी होगी और वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शोधों से उनकी डैश करनी होगी। हमें एक अत्यंत मानवीय, न्यायशील, सत्य और प्रेम तथा सौहार्द के प्रति डैश समाज सूत्र का निर्माण करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा शिक्षित समाज डैश और सहानुभूतिपूर्ण हो, यह कल्पनाशील और क्रियाशील भी हो और उसमें अध्यवसाय तथा संकल्प निष्ठ का गुण उत्कृष्ट मात्रा में हो। तो इस तरह से हमने अपना, सबसे पहले आज के लिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में जब 2 क्लॉज टेस्ट देखने को मिलेंगे तो उनमें से एक आपको छोटा सा क्लॉज टेस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी तरह का मैंने आज ये बनाया है। और इसमें
आपको पूरा जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि हमें जो भी हम सीखते हैं उसका हम समाज के अंदर इसको कैसे हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाए समाज के अंदर, और हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ सके, और किस तरह से समाज में चीज़ें अच्छी रहें। ये सारी बातें हमसे कही जा रही हैं। तो चलिए अब इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं, किस तरह से क्या क्या भरा जाना है वो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए। जैसे पहला है कि परंपरा से ही नहीं, हमें सामायिक जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है, उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्ययन अध्यापन का विषय बनाना है, जन संपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा डैश ही होगी। हमारी शिक्षा कैसी होगी और कब होगी ये आपको बताना है। बताइए 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 बताइए। अगर आप इस डेली अगर आप वो पढ़ रहे होंगे जो मैंने आपसे कहा था, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ होने वाली है। इसमें एक ऐसा शब्द है जो आपको ये बता देगा कि इसमें किस तरह का शब्द आएगा। आइए देखिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि परंपरा से ही नहीं, हमें सामयिक जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है। यानी कि हमें केवल परंपरा से ही नहीं, अपनी जो जन संस्कृति है उससे भी हमें अपना संबंध जोड़ना है, उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्ययन और अध्यापन का विषय बनाना है। यानी कि उसमें जो श्रेष्ठ चीज़ें हों वो हम उसके पढ़ें भी, और जो लोग पढ़ लें वो उसे अन्य लोगों को पढ़ाएं भी। जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित, यानी कि जनसंपर्क की जो स्फूर्ति है उससे रहित, ना कि सहित। इन चीज़ों के छोड़कर हमारी जो शिक्षा है वो कैसी हो जाएगी, बताइए। शिक्षा कभी भी निरंकुश नहीं होती, क्योंकि निरंकुश आपकी कोई चीज़ें हो जाती हैं, या तो कोई वस्तु आपकी निरंकुश तरीके से व्यवहार करेगी, या फिर जो प्राणी है वो निरंकुश हो जाते हैं। सप्राण, सप्राण तो सर हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहित बात हो रही है, जनसंपर्क की स्फूर्ति से रहित, यानी कि वो चीज़ हमें अब रही नहीं, तो वह हम पॉजिटिव वर्ड तो नहीं लगा सकते। निर्मम, शिक्षा निर्मम होगी क्या? शिक्षा क्या किसी को मारेगी? क्या वो क्रूर होगी? क्या वो हत्यारी होगी? तो हम निर्मम तो नहीं लगा सकते। फिर आता है निष्प्राण, यानी कि जिसमें प्राण ही न बचे। तो जन संपर्क की स्फूर्ति से रहित, यानी कि ऊपर जब बात की जा रही है तो क्या कहा जा रहा है कि हम चीज़ों को पढ़ें भी और दूसरों को पढ़ाएं भी। श्रेष्ठ चीज़ों को जो हम अपने जन संस्कृति से अपना जब संबंध जोड़ लेंगे तो उनसे जो हमें श्रेष्ठतम चीज़ें मिलेंगी उन्हें हम खुद पढ़ें भी और पढ़ाएं भी। और जब खुद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इसका मतलब है कि जनसंपर्क आपका बढ़ेगा। और यहाँ बात की जा रही है जनसंपर्क से रहित होने की, तो जो आपकी शिक्षा है उसमें तो प्राण ही नहीं बचेंगे, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो निष्प्राण सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आज हम वर्ग विशेष में बंध कर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण डैश हम में जागती रहे कि हम सबके अनिवार्य अंग हैं, और समष्टि के प्रति डैश का भाव हमारा नया जीवन धर्म है। तो आपको बताना है कि दो में क्या आएगा। आप बताइए जल्दी, एक बार आप गैस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हमारे अंदर क्या जागती रहे? सहानुभूति किसके लिए होती है? सहानुभूति सर उन लोगों के लिए होती है जिन पर हमें दया करनी हो। और आज हम वर्ग विशेष में बंद कर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण यह सहानुभूति हम में जागती रहे। सहानुभूति शब्द का सर हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि जिसमें किसी पर दया देने की बात हो। अब स्मृति, क्या आप किन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं? क्या पुरानी चीज़ों के बारे में बात हो रही है? नहीं सर, पैराग्राफ में ऐसा कतई कोई जिक्र नहीं है। फिर बात आता है अनुभूति और विभूति। तो सर हमें मालूम है कि अनुभूति का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रतीत होना, हमारे अंदर अनुभूति जागती रहे, जो हमारे अंदर का जो नव संचार है वो हमें बना रहे। यानी कि जो अनुभूति लोगों को हो जाती है उसी तरह से अनुभूति हमें जागती रहे। यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अनुभूति। विभूति आपका यहाँ पर टिक नहीं हो सकता, ये आपको पता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि विभूति का अर्थ क्या होता है। ये आज का आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए तीसरे को बताइए कि तीसरे में आपका क्या वर्ड आने वाला है। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि आज हम वर्ग विशेष में बंद कर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण यह अनुभूति हम में जागती रहे कि हम सबके अनिवार्य अंग हैं, और समष्टि के प्रति डैश का भाव
हमारा नया जीवन धर्म है। यानी कि किसी का भाव हमारा नया जीवन धर्म है, कुछ तो पॉजिटिव बात आएगी, ये पता है। तो क्या आएगा? परसर्ग, प्रतिसर्ग, उत्सर्ग, विसर्ग। बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। आपने बताइए इसमें क्या टिक किया है? तो कौन सा आपने ऑप्शन टिक किया है बताइए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे ही जितने भी ऑप्शन दिए सबके मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। देखिए, परसर्ग का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। परसर्ग का जो आपका अर्थ है, इसका अर्थ होता है वो कोई भी शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के बीच में अगर लगे और किसी का अर्थपूर्ण शब्द बना दे। जैसे राम और पत्नी, ये दो शब्द हैं, अगर इनके बीच में आपने राम की पत्नी लिख दिया तो जो आपने की वर्ड जोड़ दिया वो राम और पत्नी के बीच में परसर्ग का काम करेगा। तो यहाँ पर इसका तो कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, यानी कि परसर्ग तो मेरा सर कभी नहीं आ सकता। प्रतिसर्ग का क्या अर्थ होता है? प्रतिसर्ग का क्या अर्थ होता है वो बताइए। प्रतिसर्ग का अर्थ होता है हमारा प्रलय। विनाश वाला जो प्रलय होता है उस वो हमारा होता है प्रतिसर्ग। तो एक बार लगाकर देख लो, समष्टि के प्रति प्रलय का भाव हमारे हमारा नया जीवन धर्म है। नहीं सर, हमें तो पॉजिटिव वर्ड लगाना है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। फिर आप देख लीजिए विसर्ग। विसर्ग का अर्थ होता है फेंकना। फेंकना, तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हम नहीं लगा सकते। उत्सर्ग का क्या अर्थ है? उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान। यानी कि बलिदान का भाव हमारा नया जीवन धर्म रहे, ये हमें मानना है। तो सर उत्सर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपने अब हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है। तो चलिए, अब कंफ्यूजन नहीं बचा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब आप बताइए कि चौथा जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या ऑप्शन टिक होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे लिखा है शिक्षित एवं विद्वत वर्ग। विद्वत वर्ग ये आपसे कहा गया है कि जो लोग विद्वान हैं उन लोगों का वर्ग। तो शिक्षित और विद्वान वर्ग जो कुछ जन डैश से प्राप्त करता है उसे उसको 100 हाथों से लौटना है। यहाँ पर आप लौटाना कर लीजिए, उसे उसको 100 हाथों से लौटाना है। यानी कि जो शिक्षित और विद्वान वर्ग जो भी कुछ हम जनमानस से प्राप्त करते हैं उन्हें उसे 100 हाथों से लौटाना है। ये वही बात हो रही है जो पहली स्लाइड में बात हो रही थी कि हमें अध्ययन और अध्यापन करना है। यानी कि पहले जो हमने अध्ययन किया है फिर वही हमें अध्यापन के जरिए जो चीज़ हमने सीखी है वो चीज़ हमें दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। तो जो कुछ जन डैश से क्या प्राप्त करेगा? विशेष से, सामान्य से, निर्जन या सामान्य। यहाँ पर सम्मान होगा, सम्मान, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर बताइए क्या होगा। हम कहाँ से चीज़ों को प्राप्त करते हैं? हम नॉर्मली अपने समाज से चीज़ों को प्राप्त करते हैं। वही चीज़ कही जा रही है ना कि शिक्षित और विद्वत वर्ग जो कुछ जन डैश से प्राप्त करता है। तो नॉर्मल हम अपने समाज से प्राप्त करते हैं। जन विशेष से प्राप्त करने का अर्थ हो गया कि जन विशेष से कि समाज के अंदर कुछ विशेष लोग, वो तो अपने आप में खुद ही बताया जा रहा है कि वो शिक्षित और विद्वत लोग हैं, तो विशेष तो नहीं होगा सर। निर्जन, जन निर्जन से, निर्जन का तो अर्थ होता है कि जहां पर कोई हो ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका सम्मान है, सम्मान, इस बात को ध्यान रखना, ये आपका सम्मान है। तो जन सम्मान से प्राप्त करता है सर, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। जन सामान्य से प्राप्त करता है यानी कि नॉर्मल लोगों से जो प्राप्त करता है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो भी हमारा शिक्षित और विद्वत वर्ग है और जो जन सामान्य से जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे उसको 100 हाथों से लौटाना है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पर चल लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक बार लाइक कर सकते हो, इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट लगातार मिलने वाला है। तो बस बने रहिए क्लास में। अब आप देख लीजिए आपको ऑप्शन नंबर 5 में क्या टिक करना है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वर्ग जो कुछ जन सामान्य से प्राप्त करता है उसे उसको 100 हाथों से लौटाना है। सामाजिक और आर्थिक डैश ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो उपलब्धियों और वो ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको भरना है इसमें। तो बताइए आप क्या भर सकते हैं 5वें में। तो सर सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक तो उपलब्धियां होती हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दायित्व, क्या आप दायित्वों को बांट कर खाएंगे?
यहाँ पर तो बांट कर खाने की बात है। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर दे देंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। अदेय जो चीज़ दी ना जा सके तो उसे सर आप बांटेंगे कैसे? भक्ष्य, भक्ष्य का मतलब हो गया कि खाने योग्य चीज़ हो कोई, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि सामाजिक और आर्थिक भक्ष्य ही नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी खाने की चीज़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिससे आप उस जन सामान्य में बांट सकें और उससे उन लोगों का भला हो सके। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है सर? न्याय बचता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांट कर खाना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है, डैश के विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय जीवन से हटकर नहीं चल सकते, किसके? बताइए। किंतु, वरन, प्रत्युत, अतवेय। बताइए बताइए बताइए। किंतु विश्वविद्यालयों, ये तो बन ही नहीं सकता सर, इसमें ये फिट नहीं हो रहा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्लास टेस्ट में कुछ तो गद्यांश की रिक्त स्थान की पूर्ति में कुछ वर्ड तो ऐसे आएंगे जिन्हें आप इजीली कर पाएंगे, और वो कम से कम 1 से 2 वर्ड आपको ऐसे मिलने वाले हैं, 1 से 2 रिक्त स्थान आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिन्हें आप बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। और सर इसमें वर्ण भी नहीं आएगा। अब या तो प्रत्युत आएगा या अतवेय आएगा, या तो प्रत्युत आएगा या अतवेय आएगा। तो प्रत्युत और अतवेय का क्या अर्थ होता है वो अगर आपको पता होगा तो आप इसे बता सकते। बताइए आप इसमें क्या टिक कर सकते हैं। इसका जो आंसर आने वाला है वो अतवेय आएगा। लेकिन हम आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं, मुझे खुद भी लग रहा था इसमें कुछ चीज़ मिस हुई है, वो टाइपिंग करते हुए पर एक चीज़ मिस हो गई थी। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इस लाइन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब भी वहाँ कुछ अजीब सा लगा था, अभी मैंने वही चेक किया तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। तो आप इसको 6 नंबर को आप छोड़ सकते हैं। अगले की तरफ एक बार बढ़ लेते हैं। आप बताइए 7वें में क्या आएगा कि उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर डैश रखनी होगी और वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शोधों से उनकी डैश करनी होगी। बताइए। उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर क्या रखनी होगी? आधारशिला रखनी होगी। आवश्यकताओं पर आधारशिला रखनी होगी, ये तो सर कोई सेंस ही नहीं बनता। आधारशिला मतलब कि स्टोन फाउंडेशन, जैसे अभी मोदी जी ने भी कुछ पुलों का रखा था, कुछ जो आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर जो आप पहला पत्थर लगाते हैं वो आपकी आधारशिला हो जाती है। आवश्यकताओं पर चिंता रखनी होगी, नहीं सर चिंता तो नहीं रखनी होगी। चिंता करने से क्या होगा? हमें उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर दृष्टि रखनी होगी, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर अपनी दृष्टि रखनी होगी कि हमारे राष्ट्र को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके आधार पर हम अपने अध्ययन और अध्यापन के विषयों को बनाएं, इस चीज़ पर उन्हें दृष्टि रखनी होगी। फिर आपसे बात की जा रही है कि और वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शोधों से उनकी डैश करनी होगी। क्या करनी होगी? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शोधों से उनकी क्या करनी होगी? जो आपकी आवश्यकताएं हैं उन पर तो आपको नज़र रखनी है। अब जो भी आवश्यकताएं हैं उन पर अगर आपने नज़र रखी है तो फिर आप आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शोधों से उनकी क्या करेंगे? जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जब आप पूर्ति कब कर पाएंगे? स्वीकृति हो नहीं सकता, आकांक्षा हो नहीं सकता और खोज हो नहीं सकता। आपको क्या आवश्यकताओं की खोज करेंगे? आवश्यकता तो हमारे पास है ही है सर। तो जो भी हमारे पास आवश्यकताएं हैं उनके हमें जो भी फल मिलेंगे, हमें उन्हें कैसे पूरा करना है, इन सारी चीज़ों की हमें प्राप्ति करनी होगी। ये हमारा सेंस हो जाएगा। और ये बहुत ही अटपटा सा आपके सामने आज पैराग्राफ आया है, वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शब्द एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा कई बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये कहाँ से किसको जॉइंट करना पड़ रहा है। लेकिन आपका पैराग्राफ कभी कभी ऐसे ही बनता है। तो 9वां देख लीजिए। 9वें में आप क्या करेंगे? हमें एक अत्यंत मानवीय, न्यायशील, सत्य और प्रेम तथा सौहार्द के प्रति डैश समाज सूत्र का निर्माण करना है। कैसे समाज सूत्र का आपको निर्माण करना है? हमें एक अत्यंत मानवीय, न्यायशील, सत्य और प्रेम तथा सौहार्द के प्रति कैसा समाज सूत्र का निर्माण करना है? प्रबुद्ध, विशुद्ध, अवरुद्ध। सर अविरुद्ध तो नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। अब बताइए, जल्दी बताइए।
आपको एक समाज सूत्र का निर्माण करना है। तो कैसा समाज सूत्र होना चाहिए? विशुद्ध मतलब एकदम से प्योर हो। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, ये हम टिक कर सकते हैं। प्रबुद्ध कैसा हो? बुद्धिजीवियों का हो। हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं। और सन्नद्ध का आपका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कसकर बंधा हुआ। यानी कि ये जो बातें आपसे कही गई कि मानवीय, न्यायशील, सत्य और प्रेम तथा सौहार्द के प्रति ये चीज़ें आपस में कस के बंधी हों, एक ऐसे समाज सूत्र का आपको निर्माण करना है। ये बात आपसे यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? सन्नद्ध। ये बात आपको याद रखनी है। और आप देख रहे हैं आज के इस क्लास के अंदर कितने सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं जहाँ पे आपको वो वर्ड्स के मीनिंग तक नहीं पता थे। तो जो भी आज के वर्ड्स आए हैं उन सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे वर्ड्स रखे हैं आज कि आप वहाँ पे जो कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं उनका क्या करना है। आप केवल उनको एक दो बार लिख लीजिए केवल, और उनका एक दो बार अर्थ देख लीजिए। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आपने उनका अर्थ देख लिया तो कई जहाँ भी आपको हिंदी बोलते वक्त उस वर्ड की आपको ज़रूरत पड़े, उस तरह के वर्ड की ज़रूरत पड़े, तो आप उस वर्ड को बोलिए जो आपने सीखा है। वो आपका फिर आपके बोलचाल की भाषा में आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए 10 पर आ जाइए। 10 पर आने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई है, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सबसे पहले तो हम लोग 600 के मार्क को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमें ये मार्क 1000 को क्रॉस करना है, जिसके बाद हम लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे। आपके जितने भी डाउट हैं वो हम लाइव सॉल्व कर पाएंगे। अभी आपको कमेंट में लिखना पड़ता है और फिर उसका वेट करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आप उन झंझटों में नहीं पड़ेंगे। आपको हाल के हाल वो सारे डाउट आपके आपके एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो बस आपको 1000 के मार्क तक पहुंचाना है, वो सारा आपका काम है। अब चलिए बढ़ लेते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इसको हम सारा कुछ को इरेज कर देते हैं। अब आप बताइए 10वें नंबर पर क्या आएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा शिक्षित समाज डैश और सहानुभूतिपूर्ण हो। हमारा कुछ भी एक ऐसा वर्ड लगाना है कि सहानुभूतिपूर्ण से वो मैच करता हुआ हो, इस तरह का वर्ड लगाना है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही वर्ड हमें लगाना है। तो बताइए कौन सा वर्ड आएगा। श्रमशील हो, सर श्रमशील लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्पशील हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाव संपन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना प्रवण हो। पूरे सर हमने पैराग्राफ में एक अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करी है, तो वहाँ पे हम कल्पना क्यों करेंगे चीज़ों की। हम तो जो भी हमारी आवश्यकता है उन्हें हम उनकी कैसे हम उन्हें ख़त्म कर सकें, उनकी हमें प्राप्ति करनी है, इन बातों को हम कर रहे थे। तो कल्पना तो नहीं कर सकते। भाव से संपन्न लोग हों। अब आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर चुनना है। तो श्रमशील, क्या सर हमने पूरे ही पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा तो कहीं भी हमें मेहनत करने वाली, श्रम करने वाली बातों के बारे में जानकारी मिली? नहीं सर, ऐसे ही हमें कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भाव संपन्न और संकल्पशील, अब आप देख लीजिए इनमें से आप कौन सा लगा सकते हैं। ये सर हमें मिल जाएगा अगर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लें। जो आपने बताया था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ बिल्कुल पूरी तरह से अटक गए हो, तो थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यह कल्पनाशील और क्रियाशील भी हो। यानी कि यहाँ पे जो आपका वर्ड आएगा वो कल्पना से रिलेटेड तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो ऊपर जो लाइन कही गई है उसके अलावा कैसा और हो, कल्पनाशील भी हो और क्रियाशील भी हो। तो अगर आपने थोड़ा सा आगे भी पढ़ा होता तो भी आप इस कल्पना प्रवण को काट लेते। और उसमें अध्यवसाय तथा संकल्प निष्ठ का गुण उत्कृष्ट मात्रा में हो। अब यहाँ पे ये देखिए, उसमें अध्यवसाय तथा संकल्प निष्ठ का गुण उत्कृष्ट मात्रा में हो, यानी कि उत्कृष्ट मात्रा में हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये गुण भी हो, ये कहा जा रहा है कि ये उत्कृष्ट मात्रा में हो। यानी कि इसकी बात पहले ही हो चुकी है, इस गुण की बात पहले ही हो चुकी है कि संकल्प निष्ठा का जो गुण है वो उत्कृष्ट मात्रा में हो, ये बात पहले ही हो चुकी है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि संकल्प निष्ठा का गुण तो होगा, लेकिन वो कैसा हो, वो उत्कृष्ट मात्रा में हो। यानी कि सर अब हमें हमारा आंसर मिल गया कि संकल्पशील की बात होगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको अपना पूरा पैसेज सॉल्व करना था। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 के मार्क को क्रॉस कर जाएंगे, और देखते हैं कितनी जल्दी हम 1000 के मार्क को क्रॉस करते हैं। शायद हम इस अप्रैल के लास्ट तक क्रॉस कर जाएं, ऐसी हमें उम्मीद है।
फिर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर लिया करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।